हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढहा के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आपके समक्ष फिर से मैं सुरेंद्र कुमार तकनीकी विज्ञान लेके आया हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सेक्टर से आपका क्वेश्चन होगा दोस्तों। और उन सभी क्वेश्चन को डिटेल से इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा और इसी तरह से कुल आपको 25 सेट तक अपडेट कर दिया जाएगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं साइंस टेस्ट सीरीज 12 से जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होगा, बने रहिएगा वीडियो को अंत तक। देखिए, क्वेश्चन 1 नंबर कहता है, यदि पृथ्वी के चक्करों की गति बढ़ जाए तो इसके धरातल पर पड़ी हुई वस्तु का, दोस्तों वस्तु का क्या होगा? तो देखिए, इसका देखिए सबसे पहले ऑप्शन ध्यान दीजिए। तो क्या जवाब होगा दोस्तों? तो देखिए, सबसे पहले आपका मैं जवाब बता दूं तो जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, भार घट जाएगा। दोस्तों, ये आपका सही जवाब हो गया। 2 नंबर देखिए, इसका भी मैं आपको आंसर टिक आउट कर देता हूं। ये न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसका 1 नंबर आपका जवाब हो जाएगा। चलिए, आप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसको थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। कहता है क्वेश्चन, किसी एक समान वृत्तीय गति में, तो दोस्तों एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? सबसे पहले ऑप्शन ध्यान दीजिए, 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, कौन सा जवाब सही होगा? तो दोस्तों देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। वेग व त्वरण दोनों ही परिवर्तित होते हैं। तो दोस्तों अब ध्यान से सुनिएगा, चाल क्या होता है? इसमें कांस्टेंट होता है। चाल दोस्तों कांस्टेंट रहता है, यानी नियत रहता है। वेग परिवर्तित होता है, दिशा परिवर्तित होता है, त्वरण, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब आपको परिवर्तित होते रहता है एक समान वृत्तीय गति में। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 4, कहता है वस्तु के द्रव्यमान को उनके आयतन से भाग देने को कहा जाता है, यानी द्रव्यमान बटे आयतन। क्या सूत्र होता है दोस्तों? तो जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी घनत्व होता है। अब देखिए दोस्तों, संवेग बराबर सूत्र होता है, क्या होता है? तो वेग गुने द्रव्यमान, वेग गुने द्रव्यमान होता है दोस्तों। ये संवेग बराबर द्रव्यमान होगा दोस्तों, वेग गुने द्रव्यमान। अब देखिए, त्वरण बराबर आप जानते होंगे v माइनस यू बटा टी, यानी अंतिम चाल माइनस प्रारंभिक चाल बटे T1 माइनस T2 लिख सकते हैं, या समय अंतराल लिख सकते हैं, ये भी चलेगा या टी चलेगा, सभी आपका सही। अब देखिए दोस्तों, श्यानता से संबंधित थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, श्यानता क्या होता है? तो दोस्तों श्यानता होता है, क्या होता है दोस्तों? श्यानता होता है तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता आपका श्यानता कहलाता है। अब देखिए, श्यानता जो लागू होता है दोस्तों, इसका गुण किस पर निर्भर करता है? तो ये केवल द्रव एवं गैसों का गुण है। अब देखिए, इसका एक टॉपिक और सुनिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। यानी एक कहता है दोस्तों, एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? तो दोस्तों ये शून्य होती है, यानी एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? शून्य होती है। देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन हाईलाइटेड क्वेश्चन है, तो ये सब एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए, ये आपका देखिए दोस्तों सूत्र ही दिया गया है। तो देखिए, कहता है 5 नंबर क्वेश्चन में, मान ले कि M1 एवं M2 द्रव्यमान मास के 2 पिंडों के बीच की दूरी r है, उनके बीच गुरुत्वाकर्षीय आकर्षण बल होगा। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षीय आकर्षण बल होगा तो क्या होगा? तो चलिए, सबसे पहले इसका मैं आपको जवाब बता दूं। तो देखिए दोस्तों, ये वैसे सूत्र ही है। F बराबर क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, F बराबर होता है, ऑप्शन इसका 1 नंबर हो जाएगा, GM1 इंटू M2 बट्टा आर स्क्वायर, GM1 इंटू M2 बट्टा आर स्क्वायर, ये जवाब हो जाएगा। अब देखिए, इसका देखिए दोस्तों, अब देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन। देखिए दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, देखिए दोस्तों केजी स्क्वायर, ये आपका जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का द्रव्यमान होगा,
तो दोस्तों केंद्र पे द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका जवाब सबसे पहले आपको बता दूं तो जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी स्थिर रहेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं दोस्तों 6 नंबर। देखिए सॉरी दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन होगा आपका। देखिए ये ग्राफ दिया गया है, इसमें कहता है त्वरण का मान होगा। तो दोस्तों त्वरण का मान इसमें क्या होगा? तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 0 होगा दोस्तों त्वरण का मान। देखिए ये जवाब हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। देखिए दोस्तों क्वेश्चन 8 कहता है बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर क्या होगा? दोस्तों यदि आर्द्रता उसमें प्रवेश कर जाए तो क्या होगा? तो जवाब क्या होगा इसका? तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही जवाब होगा, पारा का स्तर गिर जाएगा। देखिए दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा? 1 नंबर, पारा का स्तर क्या होगा? गिर जाएगा। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर करते हैं आगे। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए देखिए क्वेश्चन कहता है 100 डिग्री सी पर बना भाप उसी ताप के पानी से अधिक तीव्र होता है क्योंकि? इसका कारण क्या है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा दोस्तों? सी हो जाएगा, यानी भाप बहुत अधिक ताप दे सकता है। ये जवाब हो जाएगा 9 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं दोस्तों। इसमें कुछ क्वेश्चन को डिटेल से चर्चा करेंगे। अब देखिए ये 10 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए आपको लुसेंट में भी क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए कहता है त्रिक बिंदु। तो दोस्तों त्रिक बिंदु किसको कहते हैं? अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आपको जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, वह बिंदु जिस पर तीनों प्रावस्थाएं ठोस, तरल और गैस एक ही साथ पाई जाती है दोस्तों। यानी क्या है दोस्तों? पदार्थ की तीनों अवस्था क्या होगा दोस्तों? एक ही बिंदु पर जब पाई जाती है, सॉरी दोस्तों, ठोस, तरल और गैस तीनों क्या एक ही साथ पाई जाती हो, उसको क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु कहते हैं। देखिए यही सही था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है किसी झील की सतह का पानी बर्फ जमने ही वाला है, झील के अंदर अर्ध, देखिए दोस्तों यहाँ अर्ध होना चाहिए, अर्ध सतल में जल का क्या तापमान होगा? तो दोस्तों ये आप जानते हैं सर्वाधिक पानी का घनत्व कितना डिग्री सी पर होता है? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब भी आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सी। तो आपका जवाब भी क्या है दोस्तों? यही है, 4 डिग्री सी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखिए कहता है 1 ग्राम वाले परमाणु का तापमान 1 डिग्री सी बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब क्या होगा साथियों? इसका जवाब देखिए मैं बता रहा हूं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी विशिष्ट ऊष्मा। अब चलिए एक टॉपिक को सुनाते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यानी विशिष्ट ऊष्मा एस का वैल्यू, एस का जो वैल्यू है दोस्तों, एस का वैल्यू कहता है H2 का अधिकतम होता है। उसके बाद H2 के बाद किसका आता है दोस्तों? उसके बाद उसका यानी क्या कहता है, उसका विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है, H2O का होता है। किसका होता है? H2O का होता है। यानी H2 के बाद किसका होता है विशिष्ट ऊष्मा अधिक दोस्तों? तो होता है आपका H2O का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन कहता है पानी कब खौलता है? इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जल की स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है, उस स्थिति में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 14 नंबर। क्वेश्चन कहता है संवहन से संबंधित निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका जवाब देखिए हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जवाब हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। अब देखिए ये भी 1 नंबर भी जवाब होगा, बी नंबर भी सही है, सी नंबर, तीनों क्या है दोस्तों? सही है। ए नंबर में कहता है ट्रांसमिशन
संप्रेषित करने का कार्य या प्रक्रिया। 2 में देखिए कहता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में करंट संचरण द्वारा गैस या द्रव में उष्मा का अंतरण। अब देखिए दोस्तों सी नंबर ऑप्शन कहता है वायुमंडल में तीव्र गति से उष्मा या अन्य वायुमंडलीय गुणांकों का अंतरण विशेषकर अर्धगामी निर्देशित गति द्वारा। देखिए ये सभी सही थे। अब चलिए 15 नंबर को थोड़ा डिटेल के साथ चर्चा करेंगे दोस्तों, तो ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। चलिए क्वेश्चन कहता है स्वर की गुणात्मकता कहता है दोस्तों। देखिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं गुणात्मकता कहता है, तो चलिए इसका जवाब क्या होगा। सबसे पहले आपको जवाब बता दूं, तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। तो दोस्तों सी नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया, थोड़ा ध्यान से देखिए, यानी विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। अब देखिए इसका डिटेल सुनाते हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। तारत्व निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर होती है दोस्तों, तारत्व। तो देखिए तारत्व जो क्या होता है दोस्तों, तारत्व जो निर्भर होता है आपको किस पर होता है, तो देखिए ये आवृत्ति पर निर्भर होता है। किस पर, आवृत्ति पर निर्भर होता है तारत्व। अब देखिए आगे भी दिया गया है इसमें, तो देखिए क्या दिया गया है। अब देखिए दोस्तों कहता है तीव्रता निर्भर करता है। तीव्रता किस पर निर्भर करता है, तो तीव्रता आपका आयाम पर निर्भर करता है। तीव्रता इसका जो होता है वो किस चीज पर निर्भर करता है दोस्तों, तो आयाम पर निर्भर करता है तीव्रता। तो ये इसमें डिटेल दिया गया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 16। देखिए कहता है सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारत्व क्या होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया, जवाब क्या होगा। तो देखिए जवाब हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, यह पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, ये जवाब था। अब देखिए 17 नंबर का ध्वनि डैश से अधिक तेजी से गति कर सकती है। तो 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, जवाब क्या होगा। तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, स्टील में। स्टील में सबसे अधिक, ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक क्या करेगी दोस्तों, ये गति करेगी। चलिए आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। चलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 18 नंबर को थोड़ा चर्चा करेंगे डिटेल के साथ दोस्तों। देखिए कहता है समुद्र की गहराई नापने और जल के भीतर पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैलों तथा डूबे जहाजों आदि की निश्चित करने में प्रयुक्त की जा रही तकनीकी कौन सी है। तो दोस्तों ये जवाब क्या होगा, इसका जवाब देखिए 18 नंबर का। तो जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी सोनार का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, रडार का आपको मैं फुल फॉर्म बता दूं। तो देखिए दोस्तों इसका इंग्लिश होता है रडार। तो क्या होता है, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, यह हवा में काम करता है। अब देखिए कहता है एवं इसमें रेडियो सिग्नल प्रयोग होता है। अब देखिए दोस्तों आगे भी दिया गया है, आगे देखिए लिखा गया है 20 HZ से कम तरंगदैर्घ्य वाले ध्वनि को इंफ्रासोनिक कहते हैं। इंफ्रासोनिक किसको कहते हैं, 20 HZ से कम तरंगदैर्घ्य वाले ध्वनि को इंफ्रासोनिक कहते हैं। आप देखिए दोस्तों 20,000 से अधिक, तो दोस्तों 20,000 से HZ से अधिक तरंगदैर्घ्य वाले ध्वनि को अल्ट्रासोनिक कहते हैं। तो ये इसका डिटेल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। तो दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि उन्हें। तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा, देखिए इसका जवाब देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, जवाब क्या होगा। तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी क्या होगा दोस्तों, ध्रुवित किया जा सकता है। देखिए ये जवाब है बिल्कुल सही, क्योंकि उन्हें ध्रुवित किया जाता है इसीलिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है कार्य में दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी जवाब हो जाएगा, यानी
उत्तल दर्पण। देखिए ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर करते हैं 21। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए निम्न में से कौन सी मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। तो साथियों जवाब इसका क्या होगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अभिसारी लेंस। देखिए ये जवाब सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 22 करते हैं। कहता है देखिए ये आपका न्यूमेरिकल है, इसका मैं आंसर आपको टिक आउट कर देता हूं। इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है। तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए इसका मैं आपको जवाब बता दूं। तो देखिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, यानी 5500 एंगस्ट्रम, ये जवाब हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 24। तो क्वेश्चन कहता है प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों, तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी अनंत। अब चलिए दोस्तों एक चीज देखिए, यानी समतल दर्पणों के मध्य बने प्रतिबिंब की संख्या बराबर क्या होता है। देखिए दोस्तों इससे पिछले वीडियो में मैं चर्चा किया था, और क्या होता है, एक और होता है 360 बट्टा थीटा -1। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, जब देखिए जब विषम होता है दोस्तों, जब विषम होता है तो डायरेक्ट ये लिखा जाता है। अब देखिए जब सम होगा तो इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे और एक घटा के लिख देंगे। तो वही क्या होगा, सम के लिए आपको ये फार्मूला हुआ, विषम के लिए यही फार्मूला हुआ। चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखिए करते हैं। कहता है एक सेटअप ट्रांसफार्मर बढ़ाता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर किसको बढ़ाता है, इसका जवाब क्या होगा। तो देखिए 25 का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी क्या होगा दोस्तों, वोल्टेज को क्या करता है, ये आपको बढ़ा देता है दोस्तों, यानी ट्रांसफार्मर ये कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 26 को देखिए दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए देखिए क्वेश्चन कहता है बिजली की मशीनों में परत की हुई कोर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं इसका जवाब। 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी एडी धारा जो है दोस्तों, एडी धारा क्या कहता है, क्षति को कम करने के लिए। एडी धारा जो है दोस्तों यानी क्षति को कम करने के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 27। तो चलिए देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी कमरे के एक कोने में सटे, सॉरी दोस्तों कहता है सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होती है। तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा, तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विसरण जो प्रक्रम है दोस्तों उसके कारण हो जाएगा। अब देखिए विसरण के बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं। विसरण एक गैस से दूसरे गैस में मिश्रण होता है, ये क्या है दोस्तों, एक गैस से दूसरे गैस में मिश्रण होता है, ये विसरण है, इसीलिए क्या होता है, फैल जाता है। अब देखिए एक चीज और दिया गया है दोस्तों, यानी यदि गैस छोटे होल से निकले तो क्या होता है, इफ्लूशन होता है, इसका इफ्लूशन होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है, कौन सा तत्व अनिवार्य है दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में। चलिए साथियों इसका मैं आपको जवाब बता रहा हूं, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी प्लूटोनियम। देखिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन, चलिए इसको समझाने का मैं प्रयास करता हूं। देखिए ये जो लिखा गया है दोस्तों, इसके नीचे में होता है प्रोटॉन की संख्या और ऊपर में क्या होता है, इसके ऊपर में
ये होता है परमाणु द्रव्यमान होता है। तो देखिए मैं बताया था आपको परमाणु, देखिए दोस्तों परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, तो दोस्तों क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। तो देखिए इसका मान दिया गया है 238 और देखिए आपको निकालना है n का मान निकालना, इसका भी मान दिया गया है 92। इसको घटा लीजिए, घटाने के बाद आपका आंसर ये चले आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों परत जो चढ़ाते हैं जंग लगने से बचाने के लिए उसको क्या कहते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जवाब हो जाएगा, डी यानी जस्तीकरण कहते हैं उसको। तो देखिए दोस्तों अब इस एक चीज और ध्यान सुनिएगा, अब इसमें क्या होता है बल्कनीकरण, बल्कनीकरण जो करते हैं क्या होता है, प्राकृतिक रबर में क्या मिलाते हैं, सल्फर मिलाते हैं। बल्कनीकरण में क्या करते हैं, प्राकृतिक रबर में क्या मिलाते हैं, सल्फर मिलाते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। कहता है आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है, इसका जवाब क्या होगा। तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठोर जल कहलाता है। अब देखिए अब इसको भी मैं चर्चा कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। कहता है जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर कहते हैं, तथा जो जल साबुन के साथ कठिनाई के साथ झाग देता है उसको क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं। अब चलिए दोस्तों कुछ और चर्चा करते हैं। इसमें दिया गया है D2O यानी भारी जल को डिटोरियम ऑक्साइड कहा जाता है और इसको इसका अनुसूत्र क्या होता है, D2O होता है। D2O का खोज 1932 ईस्वी में यूरे एवं बासवर ने किया था। 1932 में भारी जल का खोज यूरे एवं बासवर ने किया था। अब देखिए साधारण जल का लगभग कितना भाग दोस्तों, साधारण जल का 7000 भाग में एक भाग भारी जल का होता है। अब देखिए भारी जल जो है जमता है 3.8 डिग्री सी पर जमता है। भारी जल कितना पर जमता है दोस्तों, 3.8 डिग्री सी पर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 32। कहता है गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जवाब आप ऑलरेडी जानते हैं। तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा यानी क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 यानी जिंक का परत चढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। कहता है हाइपो, चलिए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है हाइपो जिसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा, तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग फोटोग्राफी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब चलिए इसका भी थोड़ा डिटेल से चर्चा करते हैं दोस्तों। तो चलिए इसका देखिए दोस्तों यानी सोडियम थायोसल्फेट जो है इसका देखिए सूत्र में आपको रासायनिक जो सूत्र है उसको मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों Na2S2O3 इंटू 5H2O, ये किसका सूत्र है दोस्तों, ये है सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र है। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का इसका आप ऑलरेडी जानते होंगे NaHCO3 NaHCO3 दोस्तों ये क्या हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए सोडियम साइनेट का सूत्र जानते हैं, तो साइनेट का सूत्र क्या होगा सोडियम साइनेट का। तो देखिए इसका मैं सूत्र लिख रहा हूं दोस्तों। तो देखिए NaCNO, देखिए ये क्या हो गया यानी सोडियम साइनेट का सूत्र हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा, तो देखिए 34 नंबर का जवाब हो जाएगा
आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या होगा दोस्तों, CaSO4 CaSO4 इंटू हाफ H2O। देखिए ये जवाब आपका सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन चलने से पहले देखिए इसका मैं एक चीज बता दूं, तो GYPSOM क्या हो गया दोस्तों, जाइपसम, जैप्सम, सॉरी दोस्तों जिप्सम हो गया। जिप्सम का सूत्र आप ऑलरेडी जानते हैं, CaSO4 इंटू 2H2O, जिप्सम हो गया दोस्तों, सॉरी जैप्सम नहीं है दोस्तों, जिप्सम हो गया। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता है क्वेश्चन, आभूषणों को बनाते समय सोने में लगाई जाने वाली धातु है, तो कौन सी धातु लगाई जाती है, इसका जवाब क्या होगा। तो देखिए 35 नंबर का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तांबा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 36 नंबर। देखिए कहता है सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है, तो दोस्तों सफेद रक्त कणिकाएं यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, ये जो है इसका कार्य क्या होता है। तो दोस्तों इसका देखिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना, यानी शरीर को रोग से लड़ने का क्षमता को बढ़ाता है, ये कार्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 नंबर देखिए दोस्तों, 37 नंबर क्वेश्चन कहता है रुधिर किस प्रकार का एक उत्तक है, इसका जवाब क्या होगा। तो रुधिर है दोस्तों, रुधिर एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। देखिए ये रुधिर क्या है, संयोजी उत्तक है। अब देखिए इसे सामान्य चर्चा कर, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तांत्रिका उत्तक मस्तिष्क एवं स्पाइनल कोड में होता है। तांत्रिका उत्तक कहाँ होता है दोस्तों, देखिए इससे पहले वीडियो में भी इसका डिटेल्स थोड़ा चर्चा किया था। तांत्रिका उत्तक जो है मस्तिष्क एवं स्पाइनल कोड में होता है। अब देखिए एपिथेलियम उत्तक जो होता है ये देखिए किस में होता है, ये देखिए एपिथेलियम उत्तक आपका त्वचा में होता है। अब देखिए पेशीय उत्तक तो जानते हैं पेशी में होता है, यानी मांसपेशी में होता है पेशी उत्तक। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं, ATP क्या है। तो इसका जवाब देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या है दोस्तों, ऊर्जा की इकाई है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ATP का देखिए दोस्तों, ATP जो है इसका पूर्ण रूप क्या होगा, तो इसका पूर्ण रूप होगा ATP का यानी एडोनसाइन, और क्या होगा दोस्तों, ट्रिप्टोफैन। देखिए दोस्तों एडोनोसाइन ट्रिप्टोफैन, ये जवाब हो जाएगा। अब देखिए ATP जो होता है कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ATP पाया जाता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पाया जाता है, ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता है हृदय का काम है, तो हृदय का कौन सा काम है। तो चलिए इसका जवाब मैं आपको बता दूं, तो जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, ये आपका क्या है दोस्तों, रुधिर का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, कहता है काला ज्वर का संचरण होता है, तो काला ज्वर जो है इसका संचरण होता है, इसका जवाब क्या होगा। तो चलिए किसके द्वारा संचरण होता है, इसमें देखिए दिया गया है 4 ऑप्शन। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसका देखिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिकता मक्खी के काटने से काला ज्वर क्या होता है, संचरण, काला ज्वर फैलता है। अब चलिए इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। काला ज्वर यानी लिस्मानिया नामक परजीवी से होता है, जिसका वाहक बालू मक्खी या सिकता मक्खी है। अब देखिए सीसी मक्खी काटने से निंद्रा बीमारी होता है दोस्तों। सीसी मक्खी यदि काट लेगा तो आपको निंद्रा टाइप का बीमारी होने लगेगा। अब देखिए घरेलू मक्खी के काटने से, अब देखिए घरेलू मक्खी यदि काट लेगा तो आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपको हैजा की बीमारी हो जाएगी। यानी घरेलू मक्खी जब आपको काट लेगा तो क्या होगा, हैजा। और देखिए सीसी मक्खी काट लेगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए सीसी मक्खी काटने से आपको निंद्रा की बीमारी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 41। देखिए क्वेश्चन कहता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का सबसे मुख्य केंद्र होता है। तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा,
तो देखिए इसका जवाब हो जाए 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जवाब हो जाएगा, यानी क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए दोस्तों, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए आपका कहता है इसमें ऊर्जा का निर्माण। तो दोस्तों ऊर्जा का निर्माण होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। ऊर्जा का निर्माण किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखिए एक टॉपिक और दिया गया है, तो क्या दिया गया है? राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। दोस्तों राइबोसोम जो है इसमें प्रोटीन का क्या होता है? संश्लेषण होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, प्रदूषित वायु में सांस लेने से क्या होता है? तो देखिए यानी प्रदूषित वायु में सांस लेने से क्या होता है, इसका जवाब क्या होगा? तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होता है दोस्तों? श्वसन रोग होता है। अब चलिए इसका भी थोड़ा दिया गया, उसको भी चर्चा कर लेते हैं। यानी मानसिक रोग, यानी मानसिक तनाव का कारण होता है। अब देखिए इसमें दिया गया है टीबी जीवाणु रहित रोग है। टीबी जो है दोस्तों जीवाणु रहित रोग है, जीवाणु रहित रोग है टीबी। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 43 नंबर। देखिए क्वेश्चन कहता है सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों दूसरा सबसे बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन के बाद कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी क्या पाया जाता है? हीलियम। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 44 कहता है शुष्कता दशा संदर्भित है। तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का जवाब बता देते हैं दोस्तों। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्च वाष्पन से। यानी शुष्कता दशा संदर्भित होता है उच्च वाष्पन से। अब चलिए दोस्तों एक टॉपिक इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है? अति ताप, सॉरी दोस्तों अति उच्च ताप से जल जाएगा, यानी अति उच्च ताप जो होगा तो उस स्थिति में जल जाएगा। कहने का अर्थ ये था, ये कहने का अर्थ था क्या होगा? ये होने से क्या होगा? जल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 कहता है कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है। तो दोस्तों किसके द्वारा होता है? तो जवाब क्या होगा? देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी आरएनए के द्वारा। ये देखिए दोस्तों अब आरएनए का फुल फॉर्म करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये तो आरएनए हो गया। अब इसमें क्या कहता है? आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों आरएनए 3 प्रकार का होता है। अब क्या क्या होता है? तो देखिए टीएनएम होता है, टीएनएम होता है क्या? आरएनए 3 प्रकार के। अब देखिए इसका मैं बता रहा हूँ, यानी क्या होता है इसका फुल फॉर्म? तो देखिए यानी ट्रांसफर राइबोसोमल, क्या है दोस्तों? ट्रांसफर राइबोसोमल मैनेजमेंट, ये इसका फुल फॉर्म दिया गया था। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर देखिए करते हैं 46 नंबर। कहता है गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है, कौन पैदा कर सकता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? देखिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सौर ऊर्जा का कारण है, इसका जवाब क्या होगा? सौर ऊर्जा का कारण क्या है? तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 1, यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है? परमाणु बम। परमाणु बम जो होता है, परमाणु बम जो विखंडन की क्रिया पर आधारित है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 कहता है जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है। तो दोस्तों कौन सा जो तत्व है वो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो जवाब क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले जवाब आपको बता दूं तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या हो जाएगा? हीलियम। अब देखिए दोस्तों एक टॉपिक दिया गया है, इसको थोड़ा ध्यान सुनिएगा। हीलियम एक अक्रिय गैस है और अक्रिय गैस प्रायः किसी से क्या कहता है? प्रतिक्रिया नहीं करता है। अक्रिय गैस किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता था, इसीलिए जवाब ये हो जाएगा। अब चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है निम्न में से कौन सी गैस एक रेखीय अणु नहीं है? एक रेखीय अणु कौन सा नहीं है? तो इसका जवाब क्या होगा?
तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी SO2। एक रेखीय अणु बिल्कुल नहीं है, ये जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, लास्ट हो जाएगा। निम्न में से प्राकृतिक रंजक कौन सा है? साथियों इसका जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? एनिलीन नील। देखिए ये जवाब है एनिलीन नील, ये जवाब है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।